नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है युवा अकेडमी में। आज मैं आप सभी के जो लाया हूँ वीडियो, उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लाया हूँ। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके कोई मान लिया क्वेश्चंस हैं या फिर सुझाव हैं तो उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/uacademy22। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें मैं आज के लिए लाया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें ये आता रहता है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किसने लिखी है। तो वो लिखी है सर एडम स्मिथ ने। और यही जो है एडम स्मिथ, तो इनको ही जो है आपका क्या नाम है, हाँ सॉरी, हाँ तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है एडम स्मिथ। और ये एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और ये जो बुक है आपकी वेल्थ ऑफ नेशन, इसको कहा जाता है अर्थशास्त्र की बाइबल। ठीक है ना, तो इसको आप याद में रखिएगा। ठीक है ना, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ठीक, अगला है कि भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो वो है नहरें। जो भी आप हर एक प्रदेश में जो नहरें हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं भारत में सिंचाई के लिए। ठीक है, अगला है कि भारत में राष्ट्रीय न्यायदर्शी एनएसएस की स्थापना कब हुई है, तो वो हुई है 1950 में। एनएसएस की स्थापना 1950 में हुई है, ये आप याद रखिएगा, एनएसएस 1950। अगला है कि भारत को अधिकतम किससे कर आय प्राप्त होती है, तो ये हमेशा से भारत को सबसे ज़्यादा आय जो होती है वो होती है निगम कर से। ठीक, जल निगम हो गया आपका, और बहुत सारे निगम होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है, तो हार्ड करेंसी, पहले तो यही क्वेश्चन समझ लीजिए कि हार्ड करेंसी क्या होती है। तो हार्ड करेंसी को होती है कि ऐसी करेंसी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई कम हो, तो वो होती है हार्ड करेंसी। ठीक है, और ये जो है प्रायः जो देश हमारे डेवलप्ड हैं, फुल्ली डेवलप्ड हैं, उनकी करेंसी ही हार्ड करेंसी होती है, क्योंकि उनकी करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनकी सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है, इसलिए वो हो जाती हैं हार्ड करेंसी। अब दोस्तों, अगर यहाँ पर हमने टर्म देखा है हार्ड करेंसी का, तो हम इसके साथ साथ सॉफ्ट करेंसी भी हम देखेंगे। तो सॉफ्ट करेंसी जस्ट इसका अपोजिट है। सपोज कीजिए कि कोई एक करेंसी है जिसकी डिमांड है जैसे मान लिया 5 रुपए का ही आप समझ लीजिए, या फिर 5 की है, लेकिन उसकी जो सप्लाई हो रही है वो हो रही है भैया लाखों में हो रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है कि डिमांड कम है लेकिन उसकी सप्लाई ज़्यादा है, तो वहाँ हो जाती है सॉफ्ट करेंसी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक, अगला है भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है, तो भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है सिंगरौली में। सिंगरौली एक जगह है जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा कोयले की मोटी आपकी जो है पटल पाई जाती है। ठीक है, अगला है कि भारत का प्राचीनतम मिसाल उद्योग कौन सा था, तो वो हमेशा से रहा है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में बहुत पुराना उद्योग है और यही सबसे बड़ा उद्योग था। ठीक है, अब जो भारतीय रेलवे है वो कितने जोन में है स्थापित, तो वो है 17 जोन में। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये भैया भारतीय रेल है तो ये इसमें कहाँ से आ गया इकोनॉमिक्स रिलेटेड में, तो वो मैंने इसको जानबूझकर कुछ क्वेश्चन और भी सब मिक्सअप किए हैं ताकि आपको इसमें पढ़ने में ज़्यादा रुचि रहे और
एक ही टॉपिक में आप कई टॉपिक भी उसमें आप कवर करते रहें, ठीक है। अगला है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जो है आर्थिक नियोजन आरंभ हुआ है 1 अप्रैल सन 1951 से, और 1 अप्रैल 1951 से ही आप समझ लीजिए कि जो आपकी पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी, तो वहीं से ही इसको माना गया है कि आर्थिक नियोजन का आरंभ हुआ है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आया हुआ है। चीनी घोटाला जो है वो ज्ञान प्रकाश समिति से संबंधित है, ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है मिस्टर जगदीश भगवती। तो मिस्टर जगदीश भगवती ने लिखा है फ्री ट्रेड टुडे, ठीक है, मुफ्त व्यापार आज। अगला है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है नई दिल्ली में, ठीक है। अगला है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। तो राष्ट्रीय आय की जो आपकी संकल्पना थी उसमें हिंदू वृद्धि दर को भी शामिल किया गया था। अगला है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम बजट के नाम से भी जानते हैं, संसद के दोनों सदनों के समक्ष किसके द्वारा जो है पहुंचाया जाएगा, तो वो है भैया राष्ट्रपति। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन में जो है अक्सर पहला ऑप्शन होगा राष्ट्रपति, दूसरा होगा वित्त मंत्री, तीसरा होगा वित्त सचिव और चौथा होगा प्रधानमंत्री। तो अक्सर लोग ये देखते हैं कि चूंकि वित्त मंत्री ही बजट प्रस्तुत करता है तो वो इसका उनका जो है आंसर सीधे सीधे वित्त मंत्री डाल देते हैं, जबकि गलत हो जाएगा वो, क्योंकि जो आपका बजट है वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति पहुंचाता है, लेकिन जो आपका वित्त मंत्री है सिर्फ और सिर्फ उसका संबोधन करता है और उसको डिक्टेट करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है संसद में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है कि लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या होती है, तो अगर आपकी भैया कीमत बढ़ रही है तो वो हो जाएगा मुद्रास्फीति हो जाएगी, ठीक है। मुद्रास्फीति में कीमत बढ़ती है और मुद्रा संकुचन में कीमत घटती है। मुद्रा संकुचन में आप ये अरे समझ लीजिए कि आपके पास पैसा पहुंच जाता है, लेकिन जो आपको खर्च करने का उनका जो आपका स्रोत है वो बहुत कम है, तो क्या होगा कि आपके पास मुद्रा का भंडारण बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा, और जब मुद्रा का भंडारण होता चला जाएगा तो वो हो जाएगा मुद्रा संकुचन। लेकिन यही उल्टा हो जाए कि आपके पास मान लिया 5 रुपये हैं और आपको अगर एक कोल्ड ड्रिंक पीनी है और वो है 6 रुपये की, तो आपके पास 1 रुपये का की जो कमी हुई, तो वो जो कमी हुई है वो आपको एहसास दिलाएगी कि भैया इसकी कीमत ज़्यादा है, और जब भी कीमत ज़्यादा है तो वो हो जाएगी मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति को आप ऐसे याद रख लीजिए, स्फीति और संकुचन को 1 एरो ऊपर ये हो गया स्फीति और 1 एरो नीचे ये हो गया संकुचन। बिल्कुल सिंपल फंडा है, जब दाम बढ़ेगा तो स्फीति होगी और जब दाम घटेगा तो संकुचन होगा। अगला है भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी तथा वास वाली प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है, तो वो की गई है माउंट आबू में। माउंट आबू में जो है आपका जो ये है आपका स्टीम सिस्टम है, स्टीम सिस्टम से खाना पकाने की विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है जो कि है माउंट आबू में, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो आपका नेपा नगर है वो किस लिए है, तो यह फेमस है, तो नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए फेमस है, ठीक। अगला है देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है विशाखापत्तनम, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो वो है भैया विशाखापट्टनम भारत में, ठीक है। अगला है विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सेलफोन का उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। अगला है कि तीसरी पंचवर्षीय जो आपकी योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास, ठीक है। आत्मपोषित विकास जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो आई थी 1961 से लेके और 1966 तक, और ये जो थी परियोजना ये अभी तक की सबसे असफल परियोजना है। और वो क्यों है, क्योंकि इसके कुछ कारण थे और ये मैंने
सब के सब आपको बताए हुए हैं अपने पहले वीडियो में, जिसमें मैंने 5 ईयर प्लान को डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसमें मैंने अभी तक की सभी 12 पंचवर्षीय योजनाओं का एक संक्षिप्त विवरण बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारे पॉइंट्स हो जाएं, क्लियर हो जाएं अगर कोई डाउट है तो। अगला है कि रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है, तो ये है आपका भुगतान संतुलन घाटा। देखिए, भुगतान संतुलन घाटा बेसिकली होता है क्या, जो आपका राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा होता है, ये जो आपकी समिति है ये उसको ही बेसिकली देखती है। और वो सरकार को अलग अलग उसने दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि वो अपना जो उसका राजस्व घाटा है वो राजस्व तथा राजकोषीय घाटा है वो कितना कम कर सके। अब जो वर्तमान में आपका राजकोषीय घाटा चल रहा है वो है 3.2%। और पिछले 10 सालों से भारत के जो भी भैया वित्त मंत्री आते हैं, जो भी बजट आता है, तो हर बार यही कोशिश होती है कि वो जो 3.2% का उनका घाटा है उसको जो है कम करके 3% पर लाया जाए, लेकिन अभी तक वो 3% पर नहीं आ पाया है। और जो हमारा चालू वित्त वर्ष है उसमें ये संकल्पना की गई है और ये उनका एक वो बनाया गया है भैया, लक्ष्य बनाया गया है कि इस चालू वर्ष में राजकोषीय घाटा घटाकर 3% तक लाया जाएगा। ठीक है। अगला है कि कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है, तो भैया वो है मूल रसायन। मूल रसायन बेसिकली जो है यहाँ पर आयात नहीं होते हैं। ठीक है। अगला है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला है भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन माने गए हैं, तो भारत में अगर हम बात करते हैं तो वो है MS स्वामीनाथन। और अगर हम पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे तो वो है बोरलॉग। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। विश्व में होगा बोरलॉग और भारत में होगा MS स्वामीनाथन। कब हुए हैं, तो ये 1965-66 का जो नहीं, आप 65 नहीं, आप 66 मानिए, क्योंकि जो आपका था योजना अवकाश था उसमें ये आया था। ठीक है ना, क्योंकि 65 में हमारे यहाँ पर सूखा पड़ा था तो उसके बाद ही हरित क्रांति आई थी। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वो है आपका विनिर्माण क्षेत्र का भी। ये आपका हमेशा ध्यान रखिएगा कि विनिर्माण क्षेत्र ही जो आपका राष्ट्रीय इनकम होती है उसमें सबसे ज़्यादा उसका पार्ट होता है। ठीक है। अगला है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है, तो वो है राजकोषीय घाटा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, राजकोषीय घाटा सबसे ज़्यादा उसका योगदान होता है। ठीक है, क्योंकि राजकोषीय की अगर हम बात करते हैं तो राज का कोष, और कोष को हम खजाना बोलते हैं, तो ये आपका देश का खजाना होता है। ठीक है। अगला है क्या अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, तो वो करता है आपका निर्यात प्रोत्साहन। जब भी हम भैया एक्सपोर्ट की बात करेंगे, एक्सपोर्ट मोटिवेशन की बात करेंगे, तो वो होता है आपका अवमूल्यन होता है। ठीक है, उसको मतलब वो जो है उस जो आपका उद्देश्य रहेगा अवमूल्यन का उसकी ओर संकेत करता है। ठीक है। अगला है कि कोलार स्वर्ण खादान किस राज्य में है, तो कोलार, देखिए कोलार जो है कर्नाटक में है। इसको याद करने का तरीका के फॉर कोलार, के फॉर कर्नाटक। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में। ठीक है। अगला है भारतीय रेल का विश्व में कौन सा स्थान है, तो भारतीय रेल इस समय विश्व में दूसरे नंबर पर चल रही है। ठीक है। अगला है पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है नीति आयोग की। नीति आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाता है। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब ये नीति आयोग है। अगला है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है, तो भैया सुंदर भी हैं और राज भी करते हैं। तो जो पेट्रोल है वही है भैया आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सुंदर, और वही सबसे ज़्यादा राज करता है। तो सुंदर राजन समिति का संबंध हो गया पेट्रोलियम से। ठीक। अगला है कि एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य निवेदन का आश्रय लेता है, तो एकाधिकार का जो होता है ये आपका मांग लोच का जो सिद्धांत है, मांग लोच जो है आपका डिमांड का जो भी आपका रहता है सिद्धांत, तो उस पर मूल्य जो आपका मूल्य होता है उसका डिस्टिंग्विशन होता है।
ठीक है ना। वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आपका होता है सिस्टम, वो आता है आपका मांग लोच में, किसमें, एकाधिकार में, जहाँ पर एक ही व्यक्ति है जिस मतलब आप समझ लीजिए कि पूरे मार्केट में सिर्फ आप हैं जिनके पास कोई एक चीज़ मिलेगी, तो जो उस चीज़ की मान लिया वैल्यू होगी वो आप ही करेंगे डिसाइड। और वो आप किस बेसिस पे करेंगे कि आपके पास कितनी ज़्यादा डिमांड आती है। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मान लिया बॉटल है और उसको लेने के लिए 5 लोग आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे कि आप उस बॉटल को ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में आप उसको निकाल सकते हैं। और यही अगर मान लिया इसका उल्टा हुआ कि आपके पास मान लिया 50 बॉटल्स हैं लेकिन लेने वाला एक है, तब आपकी भैया मर्जी नहीं चलेगी, तब सामने वाले की ही चलेगी कि वो जब मांगेगा जैसा भी आपको होगा तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है डिमांड पे। अगला है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था को अगर हम बेसिकली देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि आयात निर्यात में बंदी। तो हाँ, ये तो सही है। और बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था वो होती है कि किसी देश की जो उसकी भौगोलिक सीमा है ये उसके अंदर ही कर सके व्यापार, या फिर कुछ सीमित देशों के साथ ही जो है अगर उसने मैंने अपना व्यापार कर रही है और अपने मुद्रा का आदान प्रदान कर रही है, तो वो होती है बंद अर्थव्यवस्था। और वहीं इसका उल्टा जो आपकी खुली अर्थव्यवस्था है उसमें यह है कि वो अपनी भौगोलिक सीमा के साथ साथ संपूर्ण विश्व में भी अगर कर रही है व्यापार, तो वो होती है खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृषि बीमा आयोग के सॉरी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो वो है भैया जीआईसी के द्वारा। ठीक है। जीआईसी जो है वो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को वो करता है भैया, प्रायोजित करता है। अगला है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू हुई थी, तो ये हुई थी 1999 से लेकर 2000 के बीच में। अटल बिहारी जी की सरकार थी उस समय ये हुआ था। ठीक है। अगला है कि किसी वस्तु के जो आपका डिमांड कर्व है उसमें अगर हम देखते हैं कि उसमें गतिशीलता है और तथा किसमें आय परिवर्तन के कारण होती है, तो वो होती है भैया उनके जो भी उसके प्राइस होंगे। तो सपोज कीजिए कि अगर मान लिया किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो कब घटेगी और कब बढ़ेगी, तो वो जो है पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि उस चीज़ की वैल्यू कितनी है। देखिए जैसे अभी अगर आप देखना चाहें एग्जांपल, तो अभी एक दिन के लिए सभी लोगों के पास बहुत बड़ा ऑफर आया था कि भैया 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो BS3 मॉडल की थी वो सब बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अब 31 मार्च के बाद ये नहीं बिकेंगी। तो जो उनके डीलर्स थे उन्होंने उसके रेट को कम कर दिया था, बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। तो वो एज आ बम्पर सेल हो गई थी। और चूँकि जब ये चीज़ें सस्ती थी तो लोग बहुत ज़्यादा लोग जाकर खरीद रहे थे, तो तब उस समय उसकी डिमांड जो है वो हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। और ये जो है कब हुई थी, क्योंकि इसकी वैल्यू घट गई थी, है ना। तो ये पूरी तरह से डिपेंड कर गया था कि उसकी वैल्यू भैया घट रही है कि बढ़ रही है। तो वो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि डिमांड कर्व में जो भी आपका मोबिलाइजेशन होगा वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा उस गुड की वैल्यू पे। अगला है कि यदि मुद्रा बहुत अधिक हो तथा माल अथवा वस्तु बहुत कम हो, तो वह स्थिति कौन सी होती है, वो होती है मुद्रास्फीति। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना, जब मैंने बताया था कि मुद्रा स्फीति बताई थी, और एक और मैंने टर्म बताया था, वो मैंने बताया था कि वो ठीक है ना। मैंने पहले बताया था मुद्रास्फीति, जिसमें कि हमने उसकी वैल्यू को मैंने बढ़ाना सब बताया था, और एक बताया था मैंने मुद्रा संकुचन, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यदि मुद्रा बहुत अधिक है, चलिए हमारे पास पैसा बहुत है लेकिन जो चीज़ें हैं वो कम हो
हो जाएं तो क्या होगा, यानी कि जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमको सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये बात अधिक है कि जो उस चीज़ की वैल्यू होगी, जो उसकी डिमांड होगी, जो जो उसका प्राइस होगा, वो जो है अपने आप ही भैया इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ठीक है ना, कि उसका वो चीज़ महंगी भी हो गई है और तब भी उसकी सप्लाई सही से नहीं हो रही है, तो वो होता है आपका मुद्रास्फीति, ठीक है, संकुचन इसी का उल्टा है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो वो किया गया था 1949 में। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला है भारत में हीरे के खाने कहाँ हैं, तो वो है मध्य प्रदेश में, ठीक है। एमपी में जो है आपका, एमपी में हीरे की खाने हैं। कृष्णा नदी बेसिकली आप समझ लीजिए, क्योंकि कृष्णा नदी में हीरे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिरोजाबाद का लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, ठीक है। OIL जो है आपका एक उपक्रम है, ये किस अनुसंधान से है संबंधित, तो ये है आपका तेल अनुसंधान से संबंधित OIL, ठीक है। ONGC भी है आपका, वो भी इसी से ही संबंधित है, ठीक है। अगला आपका बेला डीला से प्राप्त होने वाला लौ अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो वो है भैया विशाखापट्टनम। ये आपका सबसे गहरा पोर्ट है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो वहाँ पर उसके पास एक जगह है बेला डीला, वहाँ से जो भी आपका लौह अयस्क होता है वो विशाखापट्टनम पोर्ट से ही उसका इंपोर्ट किया जाता है, सॉरी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगला है कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, तो वो है 7 वार्षिक योजनाएं बनी हैं। 7 वार्षिक योजनाएं बनी हैं और बाकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, तो ये आप बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अगला आता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद, देखो जहाँ पर भी विकास आ जाए तो ये समझ लो कि 90% उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा, तो उसको ऐसे याद रखो, ठीक है। अगला है कि वांचू समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है या नहीं, तो वांचू समिति जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है, नहीं सॉरी, वो जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। वो उन टैक्सों से संबंधित है जो कि जिस व्यक्ति पर लागू होते हैं उन्हीं से वसूले जाते हैं, यानी कि जो हम लोग टाइप के जैसे लोग हैं उन लोगों से, ठीक है। लेकिन वो अप्रत्यक्ष करों पर डील नहीं करती है, क्यों, है ना। अब यहाँ पर ये जब आया है तो इसको भी आप समझ लीजिए कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। तो जो आपका प्रत्यक्ष कर होता है वो एक ऐसा कर होता है जिसको उसी व्यक्ति से जो है भैया वसूला जाएगा जिसके ऊपर वो टैक्स आरोपित होता है, ठीक है। और वहीं जो आपका अप्रत्यक्ष कर है उसमें ये होता है कि वो जो टैक्स है वो भैया आरोपित किसी और पे होता है लेकिन वसूला किसी और से जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली आप ये समझ लीजिए जो आपका सीमा शुल्क होता है ना, कस्टम टैक्स जो आपका लग जाता है, जो आपका कस्टम ड्यूटी लगती है वो आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। वो बेसिकली लगता तो है कंपनी के ऊपर, जैसे मान लिया आप कोई कार लाए या फिर कुछ लाए तो वो टैक्स लगेगा कंपनी पे, लेकिन वसूला आपसे जाएगा क्योंकि आप उस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न तथा आभूषणों का निर्यात कौन से देश से होता है, तो वो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत के जो भी रत्न है, जो भी आभूषण है, उनको सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता है, वो भेजा जाता है अमेरिका में, ठीक है। अगला है कार और डीजल मांग के उदाहरण है, तो कार तथा डीजल ये है आपका संयुक्त मांग है भैया। अगर आपके पास कार है तो आपको सब जो है ईंधन की डिमांड सबसे ज़्यादा होगा, चाहे आप उसमें डीजल डालिए, चाहे आप उसमें पेट्रोल डालिए, या फिर अब तो CNG भी चलती है तो CNG डालिए, जो भी है इन तीनों में से किसी न किसी प्रकार के ईंधन की तो डिमांड आपके पास हमेशा रहेगी। जब तक आपकी गाड़ी में ईंधन नहीं होगा तब तक आप चल नहीं सकते। तो ये दोनों जो है ये आपका कंबाइंड डिमांड हो जाती है, जिन्हें संयुक्त मांग कहते हैं, ठीक है। आज का लास्ट है कि जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है, तो वो है आपकी अदृश्य होती है बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी जो है इसमें आपको मिलती है प्रधानता, ठीक है ना, बेसिकली कृषि में। तो ये था मेरा वीडियो जिसमें मैंने कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए थे और उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस जो थे वो थे आपके
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है या आपका कोई एडवाइस है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वो है www.facebook.com/uacademy22। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।